नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। आज महाराष्ट्र में आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शेतकारी कामगार पक्ष से जुड़े आदर्श नेता डॉक्टर एनडी पाटिल का कल ब्रेन स्ट्रोक की वजह से निधन हो गया। आज कोल्हापुर में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालक मंत्री सतेज पाटिल और जयंत पाटिल की मौजूदगी में एनडी पाटिल का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि एनडी पाटिल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बड़ी बहन सरोज पाटिल के पति थे। एनडी पाटिल का कोल्हापुर के एपल सरस्वती अस्पताल में इलाज चल रहा था। 93 साल की उम्र में उन्होंने जीवन की अंतिम सांसें ली। प्राध्यापक डॉक्टर एनडी पाटिल साहेब यांचं काल दुःखद निधन पोरका झाला आहे। अभी यहाँ पर कोल्हापुर की पंचगंगा स्मशान भूमि में प्राध्यापक एनडी पाटिल सर इनके ऊपर अंतिम संस्कार किया गया। सुबह से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल इनके साथ राज्य के महत्वपूर्ण मंत्री, सांसद और विधायक बड़े पैमाने पर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। एनडी पाटिल सर इनके जाने से कोल्हापुर जिले समेत पूरे महाराष्ट्र में एक दुखी का माहौल सा छाया हुआ है। उन्होंने गरीब जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित है, शोषित है, उनको न्याय दिलाने के लिए रास्ते पर उतरकर उनको न्याय दिलाने के लिए वो सरकार के खिलाफ झगड़ते थे। महाराष्ट्र कर्नाटक का जो सीमावाद था उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अब उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी अन्य लोगों ने उठाने की आवश्यकता है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए जय कराड़े, कोल्हापुर। अभी महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के एक विवादित बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नाना पटोले पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब नाना पटोले ने अपने वायरल हो रहे वीडियो पर सफाई दी है। हमारे परिसर में एक गाँव गुंड है और वहाँ के लोग मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे। उस गुंड के बारे में मैं बात कर रहा था। उसका भी नाम मोदी है और जो बीजेपी जिस तरह से आक्रांडो कर रही है उसका कोई इस विषय से कोई अर्थ नहीं है। जो लोग मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री रहते हुए चोर बोल सकते हैं, हमें पता है प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा होती है। वो देश के प्रधानमंत्री होते। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ और गाँव गुंड के बारे में मैंने किया हूँ। अगर गाँव गुंड का बीजेपी समर्थन करती है तो उनका इशू है। क्या आप अभी उस मोदी का शोध लोगे? बिल्कुल, हम पुलिस को भी उस बारे में खबर करेंगे और वो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के विवादित बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नाना पटोले के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल पीएम नरेंद्र मोदी के लिए किया है वह निंदनीय है। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि पटोले पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी ने महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया है। मुंबई के कांदिवली विधानसभा के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में कांदिवली पूर्व में भी आंदोलन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की गिरफ्तारी की मांग की। आंदोलन के समय भारी पुलिस बल तैनात था। इस दौरान नाना पटोले की पुतले को जलाने की कोशिश की गई, जिससे मौके पर मौजूद पुलिस ने विधायक अतुल भातखलकर के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। कार्यकर्ता से विनती है और सभी पुलिस अधिकारियों से विनती है यदि आने वाले समय पर एक्शन और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 31,111 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के 2,67,334 एक्टिव मामले हैं। राहत भरी बात यह भी है कि 29,092 मरीज वायरस से ठीक हुए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा अभी भी बना हुआ है। आज ओमिक्रॉन के 122 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट संक्रमित मरीजों की संख्या 1860 पहुंच गई है। रविवार को महाराष्ट्र में 41,000 पार कोरोना के नए केस दर्ज किए गए थे। 29 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सोमवार को संक्रमण के मामलों के साथ ही मौतों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। राज्य में पिछले कई दिनों से संक्रमण का आंकड़ा 40,000 के पार चल रहा था, लेकिन आज नए मामलों में करीब 10,000 की कमी दर्ज की गई है।
कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में कई तरह की दिक्कतें आई थी। इससे सबक लेते हुए बीएमसी ने स्वयं ही माहौल और महालक्ष्मी में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल की सुविधा तैयार की है। इससे हॉस्पिटल और जंबो सेंटर में ऑक्सीजन आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। रिफिल करने वाली बीएमसी देश की पहली महानगर पालिका बन गई है। माहौल प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 15 मीट्रिक टन और महालक्ष्मी प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 120 ड्यूरा सिलेंडर भरे जा सकेंगे। सांसद राहुल शेवाली के निर्देश के अनुसार भारत पेट्रोलियम और मुंबई मनपा की ओर से शुरू हुई माहौल वाले इस प्लांट से एक दिन में 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किए जाएंगे। बीएमसी ने बीपीसीएल की मदद से माहौल के बीएमसी मैदान में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर बॉटलिंग प्लांट तैयार किया है। महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि बीते 48 दिनों में कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। बाकी बचे हुए 32% लोगों ने या तो दोनों डोज लगवाई है या फिर सिंगल डोज लगवाई है। यह आंकड़ा महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भर्ती मरीजों का है। महाराष्ट्र में बीते 1 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी के दरमियान 807 कोरोना मरीजों की मौत हुई। यह आंकड़ा सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर जारी किया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में तेज रफ्तार से गिरावट देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 फरवरी तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से स्कूल बंद होने की वजह से छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है। इस तर्क के आधार पर महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने स्कूल शुरू करने की इजाजत मांगी थी। इस संगठन ने सरकार द्वारा मांग नहीं माने जाने पर 17 जनवरी से स्कूल शुरू करने की चेतावनी दी थी। अब सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं किया गया तो सोमवार को अलग अलग शहरों और गांवों के मेस्टा से जुड़े कुछ स्कूल खोल दिए गए हैं। मेस्टा के अध्यक्ष संजय तायडे पाटिल ने औरंगाबाद के ग्रामीण भागों में करीब 250 स्कूल शुरू करने का दावा किया है। उनके दावे के मुताबिक नागपुर में भी 30 से 40 स्कूल खोले गए हैं। स्कूल खोले जाने के समर्थन में मेस्टा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संजय तायडे पाटिल ने कहा, घोषणा के मुताबिक ग्रामीण भागों में स्कूल शुरू हो गए हैं। शहरी भागों में भी कई स्कूल 8वीं कक्षा के बाद से शुरू कर दिए गए हैं। कुछ स्कूलों में परीक्षाएं शुरू हैं। इस मुद्दे पर सांसद सुप्रिया सुले ने भी हमसे फोन पर बातचीत की। और एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पहले अपनी नीतियों की जांच करे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी हार की कगार की तरफ बढ़ रही है, छटपटाहट में झूठे आरोप गढ़ने का काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा देश में जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, संगीन गुनाह है, एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में एमपी हो, एमएलए हो, सबसे ज्यादा आपराधिक पार्श्वभूमि के नेता अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी पहले एडीआर की रिपोर्ट देखे, अपने एमपी और विधायकों की एफिडेविट देखे, उसके बाद जो फर्जी मामले अन्य नेताओं पे बनाए गए उसके आधार पे लोगों पे आरोप लगाना बंद करें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गोवा की बात की जाए तो यहां 19 जनवरी को बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने वाली है। संजय राउत ने इस पर बताया कि शिवसेना के उम्मीदवारों की लिस्ट भी कल ही जारी होगी। सांसद संजय राउत ने एक बेहद अहम बात यह भी कही कि गोवा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। खाता सामना में ये सब ढोंग है। योगी जी जा रहे हैं, वो वीडियो आया है जिसमें कह रहे हैं कि पसीने रवि किशन एक्टर वही तो है ना, वो पूरा ढोंग करते हैं चुनाव जाति के राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए। मुंबई में ओबीसी आरक्षण को लेकर बैठक हुई। बैठक में एनसीपी के वरिष्ठ नेता मंत्री छगन भुजबल और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रमुख ओबीसी नेता बाबू सिंह कुशवाहा भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक में ओबीसी आरक्षण और उत्तर प्रदेश चुनाव पर मेन फोकस किए जाने वाला है। जानकारी के अनुसार ये बैठक एनसीपी के नेता भुजबल के रामटेक बंगले में हुई है।
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह और वसूली कांड के आरोपी सचिन वाजे के बीच कथित मुलाकात की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने 4 पुलिस वालों के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया है। खबरों के अनुसार दोनों चांदीवाल कमीशन के सामने पेश हुए थे। इसी दौरान 1 घंटे तक उन दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि किसकी इजाजत से दोनों की मुलाकात हुई थी। दरअसल नवी मुंबई पुलिस के अनुसार कथित गुप्त बैठक में 2.5 घंटे तक चली थी। हालांकि इस बैठक में जिसमें प्रोटोकॉल और नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं, वहीं इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर और वाजे के स्क्वाड के 3 कांस्टेबल के खिलाफ जांच की गई है। वहीं देशमुख और वाजे दोनों ही अलग और प्रवर्तन निदेशालय के अलग अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। $100 करोड़ वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए हैं। आयोग देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 13 दिसंबर को भी जांच के लिए अनिल देशमुख चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए थे। मुंबई पुलिस के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे भी वहां पहुंचे थे। देशमुख न्यायिक हिरासत में है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी मुंबई पुलिस के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह भी आयोग के समक्ष पेश हो चुके हैं। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने बुलीबाई एक्ट केस में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा, शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी सुली डील ऐप से जुड़े मामले में भी शामिल थे। दरअसल बुलीबाई ऐप केस में आरोपी विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत की जमानत याचिका का विरोध करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल सोमवार को सिटी कोर्ट पहुंची थी। सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल करते हुए पुलिस टीम ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला एक आरोपियों ने बुलीबाई ऐप बनाने वाले नीरज बिश्नोई की मदद से अपराध किया था, जबकि आरोपी नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आगे कहा कि आरोपी सोशल मीडिया में खूब सक्रिय थे और इस प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे थे जिससे समाज में शांति भंग हो। मुंबई की लेबर कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल को गैर कानूनी ठहरा दिया है। राज्य सरकार की सेवा में विलय की मांग को लेकर पिछले 83 दिनों से एसटी कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले से राज्य परिवहन निगम के 65,000 से अधिक कर्मचारियों को झटका लगा है। इस हड़ताल को गैर कानूनी ठहराए जाने की अपील करते हुए निगम ने अलग अलग लेबर कोर्ट में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी और कर्मचारियों के सभी संगठनों को प्रतिवादी ठहराया था। इस पर मुंबई के बांद्रा स्थित श्रम न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। औद्योगिक विवादों से संबंधित कानूनों के तहत जनता से जुड़ी सेवा के कर्मचारियों को अगर हड़ताल करनी हो तो इससे 6 हफ्ते पहले इसकी सूचना देना जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो हड़ताल चल रही है उसमें ऐसी किसी पूर्व सूचना की जानकारी नहीं दी गई। मुंबई नागपुर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव 2019 में पास हुआ था। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब तक घोषित किए गए 6 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रेल लाइन का अंतिम अलाइनमेंट, डिजाइन और प्राइमरी रूट मैप तैयार करने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया गया है। सितंबर 2020 में टेंडर जारी किया गया था। सिकॉन और हेलिका ज्वाइंट वेंटिलर कंपनी को एरियल सर्वे का काम दिया गया। 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ ये काम जुलाई 2021 में पूरा हुआ। इस एरियल सर्वे के लिए हेलीकॉप्टर पर अत्याधुनिक लीड इमेजिनरी सेंसर लगाया गया था। मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग का जो एरियल सर्वे किया गया उसके द्वारा दी गई जानकारियों का विश्लेषण करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डीपीआर मार्च तक रेल मंत्रालय को सौंपे जाने की जानकारी है। रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने जीजाबाई भोसले पार्क में बाघ और पेंगुइन के बच्चे का नामकरण किया है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि करीब 15 साल बाद 12 फरवरी 2020 को औरंगाबाद के सिद्धार्थ गार्डन बंगाल टाइगर की एक जोड़ी शक्ति को मुंबई के वीर माता जीजाबाई भोसले चिड़ियाघर लाया गया था, जहां बाघ के बच्चे का जन्म हुआ था। उसे 6 महीने तक पशु चिकित्सक की देखरेख में रखा जाएगा। आपको बता दें कि बाघ के बच्चे का नाम वीरा रखा गया है, वहीं पेंगुइन के बच्चे का नाम ऑस्कर रखा गया है।
और बात करते हैं शेयर बाजार की, जो आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। दोपहर लगभग 1 बजे तक शेयर बाजार में बढ़त थी, फिर मामूली गिरावट दर्ज हुई और फिर शेयर मार्केट लगातार लुढ़कता चला गया। निफ्टी 195 अंकों की गिरावट के साथ 18,113 पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 554 अंकों की गिरावट के साथ 60,754 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में करीब 6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। साउथ के अभिनेता धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत की राहें 18 साल बाद जुदा हो गई हैं। दोनों ने सोशल मीडिया जरिए अपना रिश्ता टूटने की जानकारी दी। धनुष और ऐश्वर्या को साउथ का पावर कपल माना जाता था। ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद दोनों के फैंस को तगड़ा झटका लगा है। धनुष ने तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, हमने 18 साल तक दोस्ती, कपल, पेरेंट्स और एक दूसरे के शुभ चिंतक बनकर गुजारे हैं। समझदारी और साझेदारी का लंबा सफर तय किया। आज हम जिस जगह खड़े हैं वहां से हम दोनों की राहें अलग हो गई हैं। मैंने और ऐश्वर्या ने एक कपल के तौर पर अलग होने का फैसला किया है। हम खुद को बेहतर समझने के लिए वक्त देना चाहते हैं। हमारे फैसले का सम्मान करें, हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि उनकी हेल्थ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वृद्धावस्था के कारण उन्हें ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर ने बताया था कि परिवार के सदस्यों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वायरस संक्रामक है। 2019 में भी फेफड़ों की बीमारी और निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बीच पुणे पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। पुलिस ने इसमें राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के सॉन्ग ए भाई जरा देख कर चलो गाने की पैरोडी की है। इस वीडियो को पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने आवाज दी है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान को अपने दादा के गाने पर बनी ये पैरोडी बेहद पसंद आई। उन्होंने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा, ब्रिलियंट सॉन्ग। इस गाने को अपनी आवाज देने वाले पुणे पुलिस के एएसआई प्रमोद कलमकार ने कहा कि तीसरी लहर में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। गाने के माध्यम से हम अलग ढंग से मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को घरों में बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं तो कोरोना से बचा सकते हैं। और अली अब्बास जफर ने शाहिद कपूर को डांट लगाई है। दरअसल अली अब्बास जफर 17 जनवरी को अपना बर्थडे मना रहे थे। इस दौरान शाहिद कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर अली के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म से एक बीटीएस का फोटो शेयर कर उन्हें विश किया, लेकिन धन्यवाद के बदले में उन्हें इसके लिए डांट पड़ गई। अली ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शाहिद को फिल्म से अपना लुक आउट करने पर डांट लगाई। शाहिद ने जो फोटो शेयर की उसमें वे सफेद शर्ट, काली जैकेट पहने दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि फोटो शेयर करते हुए शाहिद ने लिखा था, हैप्पी हैप्पी बर्थडे अली भाई, जल्द ही आपको सेट पर देखने का इंतजार नहीं कर सकता। शाहिद की पोस्ट पर अली ने लिखा, धन्यवाद शाहिद, लुक आउट कर दिया, वेल डन। शाहिद और अली एक एक्शन फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसकी शूटिंग नवंबर 2021 में शुरू की गई थी। यह फिल्म 2011 की फ्रेंच फिल्म नुइट ब्लैंच का रीमेक है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। अब एक बार फिर कृष्णा ने इन सारी चीजों पर अपना रिएक्शन दिया है। कृष्णा ने हाल ही में द कपिल शर्मा शो में एक्ट्रेस रवीना टंडन से कहा कि वो उनकी फिल्म बड़े मियां को खूब पसंद करते हैं। इस पर अभिनेत्री उन्हें बताती है कि बड़े मियां छोटे मियां सही नाम है। इस पर कृष्णा कहते हैं, छोटे मियां मेरे लिए बड़े मियां ही हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। ये अलग बात है कि वो मुझे छोटे मियां नहीं मानते। ठीक है, कोई बात नहीं, फैमिली है, चलता रहेगा, बात करेंगे, सब सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।